कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके पेपर बहुत ही शानदार हो रहे होंगे। पेपर आपके कैसे हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यहाँ से कमेंट करके जरूर बताना। ये आपके सामने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कि आपके 20 दिसंबर 2024 को होने वाला है। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक अच्छे से देख लेते हैं, आप जो समझ लेते हैं, तो आपका जो पेपर होगा उसमें आप 70 में से आराम से जो 70 में से आप जो आराम से 65+ नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और मैंने जो आपके सामाजिक विज्ञान के 2-3 वीडियो अपलोड करके उन सभी को आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को भी अच्छे से देखना और 2 वीडियो आपके और अपलोड करके उनको भी आप देख लेना। उनका लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा और आपका जो टेस्ट है वो भी आपके अपलोड हो जाएगा। तो आप टेस्ट का भी लिंक आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जिस प्रकार से मैंने आपका विज्ञान का पेपर का वीडियो बनाया था उसी प्रकार से मैं आपके सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाला हूँ और आपके जो सभी जो पेपर बहुत ही शानदार होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो जुड़े रहेंगे उनको फ़ायदा पूरा मिलेगा। 1-2 प्रश्न देखने से शुरू के 1-2 प्रश्न देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा अगर तभी पूरा मिलेगा जब आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उनके उत्तर आप कमेंट करके बताते जाएंगे। तो आपको भी साथ के साथ कमेंट करके बताना है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको क्या आ रहा है और फिर मैं आपको जो उत्तर बताऊंगा वो तो आपको लिखना ही है। तो आइए देख लेते हैं। पहले तो अपन सिलेबस देख लेते हैं आपका कि आपके जो पेपर आएगा 20 तारीख को, उसमें आपके कौन कौन से पार्ट आएंगे और कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। इसके अलावा आपके MCQ कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, वो भी अपन आपको बताते हैं पहले। फिर आपका ये पेपर में पूरा सोल्व करके, और इस पेपर के साथ में कई सारी चीज़ें आपको और भी देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपकी इसी प्रकार से जो वार्षिक परीक्षा होगी उसकी भी तैयारी करवाऊंगा। ये तो 70 नंबर का पेपर है, अभी वार्षिक का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, उसकी मैं आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाऊंगा हर विषय की। तो चैनल के साथ बने रहें। तो पहले आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले। तो सबसे पहले आपके MCQ क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 10 प्रश्न अबसद वाले आएंगे, 8 प्रश्न रिक्त स्थान के आएंगे और 10 प्रश्न आपके वन लाइनर आएंगे। फिर 6 प्रश्न आपके 1.5 नंबर के आएंगे और 6 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे। 3 नंबर के आपके 3-3 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका निबंधात्मक आएगा 6 नंबर का और एक 6 नंबर का आपका मैप आएगा। मैप आपको कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, मैंने आपका फुल वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। 6 में से 6 नंबर आपके मैप के पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से 45 प्रश्न आएंगे और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका जो 70% आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो आपकी किताब के कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करने, देखो किताब में आपका जो अलग अलग पार्ट है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे आपकी किताब है समकालीन भारत और विश्व वाली, ठीक है, भारत और समकालीन विश्व, ये जो किताब है इसके आपके 3 पार्ट आएंगे। पार्ट नंबर 1 घटना और आपकी फ्रांसीसी क्रांति वाली, रूसी क्रांति दूसरा पार्ट और हिटलर का उदय तीसरा पार्ट। ये 6-6 नंबर के आपके 3 पार्ट आएंगे अर्धवार्षिक में। इसके अलावा आपके जो चौथा और 5वां पार्ट है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आएगा। फिर बात कर लेते हैं आपके भूगोल वाले की। तो भूगोल जी किताब है आपके समकालीन भारत फर्स्ट, इसमें आपके टोटल जो 4 पार्ट आएंगे। कौन कौन से पार्ट आएंगे, भारत के आकार और स्थिति ये 5 नंबर का है और भारत का भौतिक स्वरूप 5 नंबर का है। इसके अलावा आपके जो अपवाह तंत्र है वो 4 नंबर का है और जलवायु आपका 4 नंबर का है। तो ये 4 पार्ट आएंगे, एक से लगा के 4 तक। फिर आपका जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें भी आपके 4 पार्ट आएंगे। लोकतंत्र क्या है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट संविधान निर्माण, तीसरा पार्ट चुनाव और चौथा पार्ट है सरकारी जो संस्थाओं का कामकाज। पहला पार्ट आपके 5 नंबर का है, बाकी दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट 4-4 नंबर के हैं। इकोनॉमिक्स की जो किताब है अर्थशास्त्र वाली, वो वाली किताब में से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उस किताब से आपके पालमपुर गांव की कहानी 6 नंबर का पार्ट है, संसाधन के रूप में लोग 6 नंबर का पार्ट है और निधनता एक चुनौती 5 नंबर का पार्ट है। 3 पार्ट इस किताब से आएंगे और मैं आपके हर किताब के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, बस आप जो अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके देखते रहना, आपका फ़ायदा इस चीज़ में है और आपका पेपर भी बहुत ही शानदार होगा। तो आपने सिलेबस देख लिया, अपना ब्लूप्रिंट देख लिया, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न आपके उसमें 10 प्रश्न आपके MCQ के आने वाले हैं। तो आइए अपन पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं मैं आपको प्रश्न वो साथ में बताता जा रहा हूँ और आपको इनका उत्तर आपको कमेंट करते जाना है। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न है कि द सोशल, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है रूसो, लोग, प्लूटो या फिर मैकियावेली। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब किसने लिखी, आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, परीक्षा में वापस छपेगी ये। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब है वह रूसो के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, रूसो करेंगे, ठीक है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब जो लिखी गई थी वो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा प्रश्न है कि रूस की प्रथम क्रांति कब हुई थी, 1947, 1917, 1905 या 1970। तो इसका आंसर क्या करेंगे, 1917 करेंगे। तो देखो ये प्रश्न आपका कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रचना है वो रूसो की रचना है, याद कर लेना।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो क्या नाम लिखेंगे, रूसो नाम बताएंगे। तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी। और क्या याद करना है आपको, तो और आपको एक याद कर लेना है कि नेपोलियन ने जो खुद को अपना फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था, ये क्वेश्चन आपके आएगा। तो 1804 में नेपोलियन ने खुद को जो फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपका बनता है कि क्रांति की बाइबल किसको कहा जाता है, तो क्रांति की बाइबल जो किताब है वो द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किताब को कहा जाता है। और द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो किताब है ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद कर लेना है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब किसके द्वारा रचित है, तो ये लिखी गई थी आपके द मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी। तो याद कर लेना, ये इसको क्रांति की बाइबल भी कहा जाता है। प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। और ये जो PDF आप देख रहे हैं ये भी आपको बाद में अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ये अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख लेना। पहले इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर बनेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, दूरी राष्ट्र में कौन सम्मिलित नहीं था, तो जापान, अमेरिका, जर्मनी और इटली, इनमें से कौन सा देश ऐसा था जो दूरी राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। तो इसमें आपको याद कर लेना है, एक तो आपको मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, एक तो आपको मित्र राष्ट्रों के नाम याद कर लेना है, ठीक है। एक तो आपके मित्र राष्ट्र कौन कौन से, एक आपके दूरी राष्ट्र कौन कौन से थे। तो मैं आपको मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र दोनों के नाम बताता हूँ, फिर आप उनको याद कर। तो आपके दूरी राष्ट्र कौन कौन से थे आप देख लो पहले। ये दूरी राष्ट्र के नाम से आप ये बता देते हैं, ठीक है। ये वाले दूरी राष्ट्र हैं, एक तो जर्मनी है, एक इटली है और एक जापान है। तो जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों ही आपके दूरी राष्ट्र हैं। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है वो आपका दूरी राष्ट्र नहीं था। तो देखो दूरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, एक तो जापान शामिल था, ठीक है, और आपके जर्मनी शामिल था और इटली शामिल था। कौन शामिल नहीं था, एक आपकी अमेरिका है जो आपकी दूरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो अपना उत्तर क्या करेंगे इसमें, इसका जो आंसर करेंगे अपन अमेरिका करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो आंसर लिखना है। ये 1917 में हुई थी रूस की प्रथम क्रांति। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना, मित्र राष्ट्र में आप कौन कौन थे। देखो आप एक तो दूरी को याद कर लेना, बाकी बचेंगे वो मित्र हो जाएंगे। तो ये 4 नाम आपको मित्र में याद करना है। एक तो ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, एक अमेरिका है और एक सोवियत संघ यानी कि जिसको हम रूस कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको याद कर लेना है। मित्र राष्ट्र में किसको याद करेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, ये चारों ही आपके मित्र राष्ट्र थे। और दूरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। फिर आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, ये पहला विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। और ये 1939 से लगा के 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और ये कितने वर्षों तक चला, ये 6 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक चला था। तो ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। अगला क्वेश्चन अपना है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा देखो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रखी है। मित्र पर गमछा जार, वो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा याद कर लेना, ये उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, उड़ीसा करेंगे। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको ऑप्शन में भी उड़ीसा ही मिलेगा या फिर आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो याद कर लेना, उड़ीसा, बिहार से जो और उत्तर प्रदेश से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो आपको ये 8 राज्यों के नाम लिखने। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। शॉर्ट ट्रिक में आप देख लेना, मित्र पर गमछा जार, आप ये ट्रिक याद कर लो। प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा ये कि कर्क रेखा गया तो किन किन राज्यों से गुजरती है उसका नाम लिखना है, या किस राज्य से नहीं गुजरती है ये आपकी पूछा जाएगा। तो मित्र पर गमछा जार आपको क्या याद रखना है, मित्र पर गमछा जार। और ये ट्रिक आपको 100% याद कर लेनी है, परीक्षा में याद आएगी आपको और मेरी आवाज़ वहाँ पे आपको परीक्षा में कानों में गूंजेगी। मित्र पर गमछा जार, इसमें आपको क्या क्या है मैं बताता हूँ। मित्र में आपको मी और त्र जो है वो मिजोरम और आपका त्रिपुरा है। तो क्या याद करेंगे, मित्र से आपको मिजोरम और त्रिपुरा याद करना है। मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा। पर यानी कि पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। गमछा तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखो सेम टू सेम, लाइन टू लाइन मिल रही है आपकी। और जार से आ जाएगा झारखंड। सेम टू सेम लाइन छाप देनी वहाँ पे। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपी ऑफ कैंसर। तो ये आपके मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल और राजस्थान। गमछा में आपके कौन, गमछा में कौन है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और जार में झारखंड है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से बना लेनी है। सभी ट्रिक है, इसको याद कर ले। आपको पूछे कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये सभी आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं और ये भारत के पड़ोसी देश भी हैं। आपको पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, ये सभी देशों के नाम आपको लिख लेना है।
आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तटरेखा उसको कहते हैं जो समुद्र के साथ जो सीमा लगती है जिस राज्य की, उसको अपन तटरेखा कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लगती है वो गुजरात की लगती है, याद कर लेना। गुजरात की जो तटरेखा वो सबसे ज़्यादा है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना। एक आपको प्रश्न याद करना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो याद कर लेना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपको लिख लेना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपके 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। फिर आपकी क्वेश्चन आ जाएगी अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो ये अरब सागर जो है, इधर तो आपके अरब सागर है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप है, अरब सागर में लक्षद्वीप आता है, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ए और बी ऐसे याद कर लेना, ए से अरब सागर और ब से बंगाल में बी, पहले ए आएगा फिर बाद में बंगाल आएगा। तो यहाँ पे आपको अरब सागर में ये लक्षद्वीप याद कर लेना है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। और फिर आपके भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये आपको याद कर लेना है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो ये आपके 2 घंटे का अंतर है। फिर आपके सबसे पूर्वी देशांतर पूछें कि पूर्वी देशांतर, इससे पहले ये देख लो कि कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। सबसे नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद कर लेना है। फिर आपसे पूछे कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा, तो पूर्वी में आपको 97.25 याद कर लेना है, 97.25 पूर्वी देशांतर। फिर आपके प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको याद कर लेना 2.4%। भारत किस महाद्वीप में आता है, तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और भारत का मानक समय कितना है, कौन सा है, आप कमेंट करके बताना कि भारत की मानक समय रेखा जिसको अपन यामियोत्तर समय रेखा कहते हैं वो कौन सी रेखा है, कितने डिग्री से गुजरती है और ये कहाँ से होकर गुजरती है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, परीक्षा में आपके पूछा जाए। अगला प्रश्न आपके भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो भारत में मानसून का आगमन मई के आरंभ में, जून के आरंभ में, जुलाई के आरंभ में और अगस्त के आरंभ में। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जुलाई के आरंभ में हो जाता है, इसका उत्तर अपन जुलाई करेंगे। 1 मिनट इसको सही करते हैं, मैं बोल तो जुलाई रहा हूँ और यहाँ पे टिक जून पे कर रहा हूँ, तो ये आपके जून के आरंभ में होता है, इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, जून के आरंभ में करते हैं। तो भारत में मानसून का आगमन जो होता है वो जून के महीने में हो जाता है। आपके प्रश्न आ जाए कि भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय में है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। भारत में अधिकतम वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा वो मासिन राम मेघालय में होती है। फिर आपके प्रश्न है कि आपके मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो मानसून जो शब्द है वो आपके अरबी भाषा का शब्द है, याद कर लेना, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। कौन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती हैं, तो याद रख लेना भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती हैं। इसके अलावा आपको एक प्रश्न ये भी याद करना है कि जो मध्य प्रदेश में मानसून से होती है, तो मध्य प्रदेश में बरसात किस मानसून से होती है, तो मध्य प्रदेश में जो बरसात होती है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती हैं। एक प्रश्न आपको ये वाला याद करना है कि ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में जो आपके वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, काल बैसाखी। ये बैसाखी के महीने में होती है, तो ये काल बैसाखी के रूप में जानी जाती हैं, तो इसको काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये बहुत ही हानिकारक होती है काल बैसाखी बंगाल वालों के लिए, इसलिए इसको काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी याद कर लेना, ये इसको काल बैसाखी कहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में जो बंगाल में वर्षा होती है इसको काल बैसाखी कहते हैं, तो ये आप उसको याद कर लें। फिर आपके इसमें वर्षाओं के अलग अलग नाम दे रखे, जैसे जो फूलों की बहुत सारी हवा के लिए होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून कब लौटता है, तो मानसून सितंबर महीने में लौट जाता है। फिर आपके प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है ये जो चक्रवात आता है पश्चिमी विक्षोभ से, और इससे जो अपने राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में अभी सर्दी के मौसम में बारिश होती है, इसको अपन मावट कहते हैं। काल बैसाखी, काल बैसाखी कब आती है, तो काल बैसाखी ये अपने ग्रीष्म ऋतु में आती है और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है। इसके अलावा बेबी क्राइस्ट, तो बेबी क्राइस्ट किसको कहा जाता है, तो बेबी क्राइस्ट जो है वो अल नीनो है। बेबी क्राइस्ट क्या है, एक अल नीनो है। इसके अलावा ठंडी जलधारा क्या है, तो आपके जो पेरू है इसमें आपकी ठंडी जलधारा चलती हैं। फिर आपका है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल जो है वो आपके जेट वायु धाराएँ कहलाती हैं। जो जेट वायु धाराएँ वो कहाँ चलती हैं, क्षोभ मंडल में चलती हैं। और फिर आपका जो आंध्र प्रदेश है वो कहाँ पे, ये दक्कन का पठार कहाँ पे, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्कन का पठार आंध्र प्रदेश में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, बिल्कुल सत्य बात है। ये मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के जो मौसम शब्द है उससे हुई है।
फिर आपके ये प्रश्न है कि लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं, तो शीतकाल में लू नहीं चलती हैं, लू तो अपने गर्मी के मौसम में चलती हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। अपने राजस्थान में क्या होती है, मावट कहते हैं, मावठा कहा जाता है उसको। और ये लू जो चलती है वो गर्मी के मौसम में चलती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, औरतों को वोट देने का अधिकार किस देश में नहीं है। तो देखो ये पहले नहीं था, लेकिन 2015 में अब जो है जो सऊदी अरब में भी है जो औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गए। तो अब इसका उत्तर किताब के अनुसार अपन क्या करेंगे, सऊदी अरब करेंगे। बाकी भारत में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है। सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 में जो औरतों को वोट देने का अधिकार मिला है सऊदी अरब में। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। तो ये आपका पार्ट है चुनावी राजनीति। तो चुनाव से संबंधित जो भी प्रश्न अपन इसमें देख लेते हैं। भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं। तो जो लोकल चुनाव जो इलेक्शन होते हैं वो कितने, जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो आपके 5 सालों में होते हैं। तो हर 5 साल में आपके लोकल चुनाव, आम चुनाव होते हैं। अभी जो चुनाव हुए थे वो आपके कब हुए थे, आम चुनाव, ये अभी जो चुनाव हुए थे वो 2024 में हुए थे। अगले आम चुनाव कब होंगे आप कमेंट करके बताना, इसका जो अगला आम चुनाव होगा वो कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में किसके द्वारा दिया गया था। तो लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष है। और 18 वर्ष की जो उम्र होती है वो व्यक्ति जो वोट दे सकता है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें वो यूपी में है। कितने हैं, 80 हैं। अपने राजस्थान में कितनी है, अपने राजस्थान में 25 सांसद हैं। ठीक है, और जो सदस्य होते हैं लोकसभा के उसको सांसद कहते हैं, एमपी कहा जाता है उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और ये 25 है। आपके सांसद का नाम क्या है कमेंट करके बताना। देखिए आपके एमपी कौन है, आपके सांसद कौन है। अपने राजस्थान में टोटल 200 विधायक हैं, एमएलए हैं, और 200 विधानसभा हैं। प्रत्येक 8 एमएलए पर आपका एक एमपी होता है। तो एक एमपी आपके और 8 विधायक दोनों बराबर हैं, यानी कि ये 8 विधायक और एक एमपी, ये एक साथ आपका जो चुनाव का क्षेत्र होता है इनका याद रखें। फिर आपके प्रश्न है ये कि भारतीय चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ पे है। तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा चुनाव को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो आपके चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव प्रचार के लिए आपको आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। याद रखिए इंडिया जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अगला प्रश्न आपके ये है कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम खर्च सीमा जो 25 लाख है। तो ये भी बिल्कुल आपके सत्य हैं। आम चुनाव 5 वर्ष के बाद में होता है, ये भी सही बात है। और चांदनी चौक भारत का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। और भारत देश 1935 में स्वतंत्र हुआ, ये गलत है। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि अपना देश कब आज़ाद हुआ था। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपको इसमें मिलान कर लेना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य कितने हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य, 230 एमएलए हैं। अपने राजस्थान की पूछे तो राजस्थान में कितने, राजस्थान में 200 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी होती है। तो राज्यसभा के जो सदस्य है वो 250 हैं। 250 राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा जो होती है वो स्थायी होती हैं, स्थायी सदन होता है। ये कभी भी भंग नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। वो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा जो होती है जिसमें ये 25 एमएलए अपने ये एमपी चुन के जाते हैं, वो उनको अपन लोकसभा को जो जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, ये इसको जनता चुनती है। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता नहीं चुनती है, उनको जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको वापस चुनते हैं। वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपके लद्दाख जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और ये अपने भारत का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है। फिर आपको याद कर लेना कि ये आचार संहिता क्या होती है, तो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले दिशा निर्देश होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं। मतदाता सूची क्या होती है, तो मतदाता सूची चुनाव में योग्यता रखने वाले जो मतदाताओं की सूची होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। इसको वोटर लिस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में उस क्षेत्र के जितने भी मतदाता होते हैं, वोटर होते हैं, उनका नाम पता वगैरह लिखा होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो अपना इंडिया है, भारत है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मान लो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा हो जाता है, तो उस स्थिति में खाली हुए चुनाव को क्या कहते हैं, तो उसको उपचुनाव कहते हैं। जैसे मान लो भी राजस्थान में भी 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे। एक तो हुआ था नागौर में, खींवसर वाली जो सीट है, नागौर की खींवसर वाली सीट, आप में से कोई नागौर जिले का होगा तो पता होगा। खींवसर सीट पर जो हनुमान बेनीवाल ने
ये सांसद बन गए थे हनुमान बेनीवाल, तो वहाँ पर जो उपचुनाव हुए थे और फिर वहाँ पर हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी वो भी चुनाव हार गई वहाँ से। इसके अलावा और भी आपके देवली टोंक, वहाँ जो वो नरेश मीणा वाला जो वहाँ का जो कांड हुआ था वो आपके उस उपचुनाव में ही हुआ था। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जो स्थान थे, जैसे सलूम्बर है, सलूम्बर में भी और 84 में भी जो बाप पार्टी है, 84 दक्षिण में अपने राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भारतीय आदिवासी पार्टी, इसको बाप पार्टी कहा जाता है। और ये जो पार्टी है ये दक्षिण राजस्थान में चुनाव जीती है, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी। और सलूम्बर में किसकी जीत हुई, तो वो जो शांता देवी वो वहाँ पे जीती थी। तो ये उपचुनाव में ये यहाँ पे होते हैं। तो 7 सीटों पर यहाँ पे उपचुनाव हुए थे। फिर भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। देखो क्वेश्चन आसान है, ऐसा मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन आते थोड़ी है, यही क्वेश्चन आएंगे आपके, इन्हीं को अच्छे से याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो ये जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। तो दूसरा पार्ट है आपका भारतीय संविधान का निर्माण। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपकी ये बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किसने किया था, तो ये नेल्सन मंडेला ने किया था। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है, तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। याद कर लेना, यह आत्मकथा पूछी जाएगी आपके कि नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है, बायोग्राफी, उसका नाम क्या है, तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये जुलाई 1946 में हुआ था। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष का उम्र का जो व्यक्ति वो वोट दे सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा उसका। और आपको कमेंट करके बताना कि भारत में विवाह की उम्र कितनी है, लड़के और लड़की की जो उम्र है वो आपको कमेंट करके बतानी है। लड़की की उम्र कितनी है विवाह के लिए, कानूनी उम्र, और आपको लड़के और लड़की दोनों की उम्र कमेंट करके बतानी है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। रट लेना इन क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। एक आपको बताना कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू कब हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। और संविधान दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। याद कर लेना, रट लेना, इसको परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। 299 ये भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। और इसी 26 तारीख को याद करने के लिए अपन 26 जनवरी को इसको जो फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो ये आपको याद कर लें, 26 जनवरी 1949 को अपना जो संविधान है वो लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन इस 26 नवंबर को याद रखने के लिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। और ये कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़, ये देश के उपराष्ट्रपति हैं। और ये झुंझुनू जिले के निवासी हैं। याद रखना, ये किठाना गांव है झुंझुनू में, वहाँ के निवासी हैं। आप में से कोई झुंझुनू जिले का होगा तो उसको पता होगा कि ये झुंझुनू जिले के निवासी हैं। और ये आपके जगदीप धनखड़ है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको तो अपन सभापति कहते हैं और ये देश का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष ये चुना हुआ व्यक्ति होता है और ये भी अपने राजस्थान से हैं। आपको कमेंट करके बताने कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है और ये दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं अभी जो चुनाव है उसमें। तो आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, गलत हो जाएगा ये। 15 अगस्त 1947 को तो अपना देश आज़ाद हुआ था। आपने कमेंट करके बताया होगा ऊपर कि ये हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। जबकि संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 1950 यहाँ पे 49 नहीं 1950 सॉरी, ये 1950 को यहाँ पे लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और इस दिन अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश 10 हैं, तो 10 नहीं है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हमारा देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, असत्य, ये 1947 में स्वतंत्र होता है। 1950 में तो अपना देश का जो संविधान है वो लागू होता है। फिर आपको मिलान करना है, नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे, महात्मा गांधी ये भारत के थे, आन सान सू की ये म्यांमार की है, अब्राहम लिंकन ये आपके अमेरिका के थे, राष्ट्रपति थे ये अब्राहम लिंकन, और सुकरात जो थे वो आपके एथेंस के थे। याद कर लेना, ये जो अब्राहम लिंकन है इन्होंने एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र की इन्होंने परिभाषा दी थी कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन होता है उसको अपन लोकतंत्र कहते हैं। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? तो नेल्सन मंडेला को रोबन द्वीप की जेल में रखा गया था। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि अपने राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, उसके लिए सभी धर्म समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई और धर्म हो, सभी धर्म जो राज्य की दृष्टि में समान है। अगला प्रश्न है कि पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो पार्टियां सत्ता में आने के लिए आपस में क्या करती हैं? गठबंधन करती हैं। देखा होगा अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे मई महीने में, उसमें आपने जो अप्रैल मई में जो चुनाव हुए थे उसमें देखा होगा कि जो गठबंधन हुआ था, और फिर अभी जो सरकार है वो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको जो सत्ता में आने के लिए फिर गठबंधन करना पड़ेगा। तो फिर कुछ गठबंधन हुआ था, एक तो इंडिया गठबंधन हुआ था, INDIA, एक तो इंडिया गठबंधन हुआ था जो कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टी है उसका गठबंधन था। बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां उसका जो गठबंधन है उसका नाम आपके NDA, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है इसको, और इंडिया जो है आपके कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का गठबंधन है। तो ये इस बार जो गठबंधन की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, उसमें उसको बहुमत के लिए 272 वोटों की सांसदों की ज़रूरत पड़ती है। किसी पार्टी को 272 अगर इसमें उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, ये उम्मीदवार नहीं, जीते हुए उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो फिर ये जो 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर गठबंधन बना लेती है, फिर वो सरकार बनाती है। जैसे कि भी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, अभी की जो सरकार है भारत में वो गठबंधन की सरकार है। किस किस पार्टी ने बीजेपी मोदी जी को सहयोग दे रखा है, कमेंट करके बताना। जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनका भी नाम एन से शुरू हो रहा है। जो पार्टी जो सहयोग दिया था वो उनका भी नाम एन से ही शुरू हो रहा है। एक बिहार के और दूसरे आंध्र प्रदेश के हैं। कमेंट करके बताना, और दोनों की पार्टियों का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। समानता क्या है? तो कानून की नज़र में सभी समान है, कानून की दृष्टि से सभी समान है। आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों पर सामूहिक रूप से उसको लागू किया जाता है। तो वो सर्वोच्च कानून होता है जो सभी देश के लोगों को रखता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो भारतीय जनसंघ के मुख्य संस्थापक थे, जो कि बाद में फिर इसी जनसंघ को अपन क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। ये पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? भारतीय जनसंघ इसका नाम हुआ करता था। नवा प्रश्न आपके, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में कराए जाते हैं? तो अब तो इसका उत्तर आपको आ गया होगा, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। कमेंट करो जल्दी से कितना इसका उत्तर है कि भारत में लोकसभा के चुनाव है वो कितने सालों के बाद में कराए जाते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है जल्दी से। तो सही आंसर है इसका 5 वर्ष। 6 वर्षों में लोकसभा के राज्यसभा के चुनाव होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न पालमपुर का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। पालमपुर का फिक्स क्वेश्चन आता है कि कौन उनका जो मुख्य गतिविधि का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? तो पालमपुर के जो लोग हैं वो कृषि करने का कार्य करते थे। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? कृषि करेंगे। मुख्य जो गतिविधि थी वो आर्थिक गतिविधि कृषि थी। तो आइए पालमपुर के बारे में अपन समझ लेते थोड़ा सा और। तो ये है आपके सामने पालमपुर गाँव की कहानी। प्रश्न फिक्स आना ही है तो आपको अच्छे से समझा देते हैं इसको एक बार। पालमपुर गांव में टोटल 450 परिवार रहते थे, और 1/3 जो परिवार थे उनके पास में खेती के लिए भूमि नहीं थी, और ये सभी जो थे वो अनुसूचित जाति दलित वर्ग से संबंधित थे। गांव में 80 परिवार ऐसे थे जिनके पास में भूमि थी और वो उच्च जाति के थे। बाकी 240 परिवार जो ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर उससे भी कम छोटे टुकड़े भूमि के हुआ करते थे, जिनसे पर्याप्त आमदनी भी नहीं होती थी। आपसे प्रश्न पूछे कि उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से? तो 3 प्रमुख कारक हैं। उत्पादन भूमि होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए और आपकी पूंजी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके इसमें प्रश्न पूछेगा कि बहुविध प्रणाली क्या होती है? फसल की बहुविध प्रणाली को लिखिए। तो याद कर लेना, फसल की बहुविध प्रणाली क्या होती है? एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं इसको। वो एक साल में एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है।
वैसे पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उत्पादन करते थे, लेकिन तीसरी जो फसल है वो आलू की उत्पादित करते थे। प्रश्न आ सकता है कि पालमपुर के लोग मुख्य फसल जो तीसरी फसल के रूप में किसका उत्पादन करते थे, तो आलू उत्पादन करते थे। प्रश्न आ जाए कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, तो भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, याद कर लेना हेक्टेयर। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामी एम.एस. नाथन को कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। कब आई थी ये हरित क्रांति, तो हरित क्रांति 1960 में आई थी और ये गेहूं और चावल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही थी, गेहूं और चावल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही थी। भारत में सबसे पहले आधुनिक तरीकों से खेती का जो काम है वो किसने शुरू किया, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने यह काम किया था। फिर इसके अलावा आपके अगला प्रश्न ये है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। प्रश्न ये पूछेगा कि स्थायी पूंजी कौन सी है, स्थायी पूंजी कौन सी है, यंत्र, भूमि, कंप्यूटर या उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थायी भूमि आपकी भूमि है, स्थायी पूंजी भूमि हो जाएगी। नेक्स्ट फिर आपके उत्पादन क्रिया में प्रथम आवश्यकता किसकी होती है, तो प्रथम आवश्यकता मानव पूंजी की होती है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 वापस देखते हैं। स्थायी पूंजी कौन सी थी, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, यंत्र भी है, भूमि भी है और कंप्यूटर भी है। ठीक है, ये तीनों ही आपके स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। फिर आपके एक प्रश्न ये है कि कौन सा गैर कृषि कार्य है, कौन सा गैर कृषि कार्य है, तो गैर कृषि कार्य क्या होगा, दुकानदारी, परिवहन और फसलें उगाना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको अपन छोड़ते हैं यहाँ पे। ये ऐसा होना चाहिए कि कौन सा एक गैर कृषि कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये इसको अपन यहाँ पे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके उत्पादन की जो प्रथम आवश्यकता वो क्या होती है, तो उत्पादन की जो प्रथम आवश्यकता होती है, उत्पादन की प्रथम जो आवश्यकता होती है वो होती है इसमें भूमि, तो इसका उत्तर करेंगे भूमि। करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था, तो करीम ने जो गांव में केंद्र खोला था वो कंप्यूटर केंद्र खोला था। पालमपुर में HIV बीजों के उपज कहाँ तक पहुँच गई थी, तो ये 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जो परिवार अपने परिवार के साथ काम करते हैं उसको अपन छोटा किसान कहेंगे, जबकि पालमपुर के गाँव का मुख्य व्यवसाय क्या था। 100% प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर करना आपको कृषि। ठीक है, तो कृषि कार्य करते थे पालमपुर के लोग, ये आपको याद कर लेना है। मुख्य जो कार्य था इनका कृषि था। भूमि मापने की इकाई क्या है, तो भूमि मापने की इकाई आपके हेक्टेयर है। कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, तो नगद जो है वो आपकी कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। फिर आपके अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध प्रणाली आपको बताई दी, एक साल में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जो रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल क्या है, जो अभी फसलें बो रखी है वो रबी की फसल है। जैसे गेहूं बो रखे हैं, जौ बो रखे, चना बो रखे, तो ये आपके रबी की फसल है। अभी का मतलब सर्दी की ऋतु वाली। और आपकी रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो आपके कपास जो है आपके खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। तो आपको कपास के अलावा और कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, आपको 3 खरीफ की फसलों के नाम कमेंट करके बताने हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उसको अपन खरीफ की फसलें कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसका उत्तर अपन क्या करेंगे, कृषि करेंगे। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, उसको अपन दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, इसको दोआब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, दोआब कहा जाता है। तो ये आपका पार्ट है, तीसरा पार्ट, जिसका नाम है आपके इसमें अफवाह वाला पार्ट है। तो इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। विश्व का सबसे बड़ी जो आपकी नदी अपवाह क्षेत्र है वो कौन सा है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र। तो पहला प्रश्न आपके कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अपवाह द्रोणी वो कौन सी है, तो उसमें आपके उत्तर हो जाएगा अमेजन। तो अमेजन जो है वो आपकी सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। ठीक है, अपवाह द्रोणी मतलब सबसे बड़ी नदी का जो क्षेत्र है वो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी, बड़ी का पूछे तो आपके बड़ी का पूछे तो देखो अमेजन आएगा, और लंबी का पूछे तो सबसे विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, लेकिन बड़ी पूछे तो आपको फिर अमेजन नदी करना है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा संगम होता है, तो ये देवप्रयाग में होता है। देखो देवप्रयाग के बाद में फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है, वो गंगा नदी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। और गंगा की जो मुख्य धारा वो कौन कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों का याद कर लेना। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है, और इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। इलाहाबाद की नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो इलाहाबाद जो है वो आपके गंगा यमुना के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपके मानसरोवर झील हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहाँ से ये सिंधु नदी उद्गम होती है। जम्मू कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर हो जाएगा। तो श्रीनगर इसका आंसर करेंगे। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, तो MP की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं, जबकि राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो चंबल नदी को कहा जाता है।
किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं और एक आपको बिहार का शोक किसको कहा जाता है। बंगाल और बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ पे होता है? तो मैदानी भागों में होता है। कौन सी अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? तो लोकताल झील जो है वो मौसमी झील का उदाहरण है। बाकी सांबर झील सबसे खारी पानी की झील है जो कि अपने राजस्थान के जयपुर में स्थित है ये, और नैनीताल जो आपके उत्तराखंड में पड़ती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपके अमरकंटक कर देना। करेक्ट आंसर आपके इसका होगा अमरकंटक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। देखो गंगा यमुना साथ में आता है तो अपन क्या करेंगे, इसमें आपके यमुना कर देंगे। यमुना नदी जो है वो इस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपके सुंदरवन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा है। सिंधु नदी जाकर कहाँ मिल जाती थी? अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, अरब सागर में। विश्व की सबसे बड़ी जो, अच्छा भारत की सबसे बड़ी अपवाद्रोणी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। गंगा सबसे भारत की बड़ी अपवाद्रोणी है। और प्रायद्वीप भारत में अधिकांश अपवाद तंत्र किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से है। फिर गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो ये गंगोत्री से गंगा नदी उत्पन्न होती थी। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, याद कर लेना, इसको सांगपो कहते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के कहाँ से होता है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती हैं, महाबलेश्वर, ठीक है, याद कर लेना, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती हैं। अमरावती और हेमावती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये अमरावती और हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा कावेरी, ये वाली कावेरी है, तो कावेरी। अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्र पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं अंतर्देशीय। फिर आपके अगला प्रश्न है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, भागीरथी और अलकनंदा मुख्य धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा आपकी एक प्रश्न ये याद कर लेना कि देवप्रयाग के निकट गंगा नदी जो है वो पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में आ जाती है। तो प्रश्न ये बनेगा कि गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो ये आपको देवप्रयाग के निकट प्रवेश करती हैं। यमुना का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो यमुना है जो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। सुंदरवन जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो रॉयल जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो उसको अपन जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये वुलर झील कहाँ पे स्थित है? तो वुलर झील श्रीनगर में, ये जो अपना जम्मू कश्मीर में वहाँ पे स्थित है। फिर आपके अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला बताते आपको इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको बताते ये वाला। गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। तो ये भागीरथी और आपको अलकनंदा याद कर लेना है। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो उत्तराखंड के या उत्तरांचल के, अभी इसका नाम उत्तराखंड है, तो उसके देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है? तो अपवाह तंत्र किसी भी नदी का जो तंत्र होता है उसकी विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, उसको अपन अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसको अपन गंगा का अपवाह तंत्र कहते हैं। आपसे भारत की कोई दो झीलों के नाम पूछे तो आप वुलर और इसमें लोनार झील बता देना है। आपको बताना है कमेंट करके ये चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके बताना ये चिल्का झील कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये कि टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? तो टूटी हुई जो जंजीर होती है वो स्वतंत्रता और आज़ादी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता या फिर आज़ादी का प्रतीक है। तो इसमें आपको याद करना है टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो भारत में है, और भारत में भी मेघालय में। क्या नाम है इसका? मासिन राम, याद कर लेना इसको, मासिन राम मेघालय। और यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ वो कि बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं, उनका नाम भी आपको याद कर लेना है। गारो, एक पहाड़ी का नाम है ये गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है, जयंतियाँ, ये वहाँ की पहाड़ियाँ 3 जो कि बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं। इसको ये चेरापूंजी भी है इसके पास में जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किसकी है? उत्तर प्रदेश की हैं। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अपने राजस्थान में कितनी है? तो अपने राजस्थान में 25 सीटें हैं।
राजस्थान के जैसे ही आपके आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश वहाँ पर भी 25 सीटें हैं, याद कर लेना। आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटें बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? आइए आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो ये है आपकी फ्रांस की क्रांति, भारत और समकालीन विश्व। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। प्रश्न आपके यहीं से बनेगा। एक तो फ्रांसीसी क्रांति, ये क्रांति शुरू कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में, याद कर लेना। ये आप कब हुई थी? ये 1789 में हुई थी। और फिर नेपोलियन ने खुद को जो फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? ये भी आपके पूछे जाता है। 1804 में किसने घोषित किया? तो नेपोलियन ने। कहाँ का घोषित किया? तो फ्रांस का। फिर आपके दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो ये 1794 में हुआ था। ये फ्रांसीसी समाज में जो एक सामंती व्यवस्था का उदाहरण है। फिर आपके प्रश्न ये था कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो लुई 16, याद कर लेना। लुई 16 आपके लिखा हुआ ऐसे आएगा, लुई 16। ये 10 है, ये 5 है 15 और एक 16। तो ये लुई 16 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको ये याद रखना है। तो ये लुई 16 था वहाँ पे फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, जो लुई 16 है वो किसका राजा था? लुई 16, एक मिनट कहाँ गया ये रहा लुई 16। तो लुई 16 किस वंश का राजा था? तो ये बुर्बो वंश का राजा था। कौन था? ये बुर्बो वंश का राजा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। टाइद क्या है? टाइद क्या है? टाइद क्या है? तो टाइद जो होता है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। टाइद क्या था? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंपोर्टेंट बनेगा, अगला प्रश्न है कि फ्रांस में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1946 में प्राप्त हुआ था। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो ये रोबस्पेयर था। कौन था? रोबस्पेयर। याद कर लेना, इसका नाम रोबस्पेयर है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, ये वाला, कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय रंग है वो कौन सा है? तो नीला, सफ़ेद और लाल। ये फ्रांस की क्रांति जो देश है ये इसका कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसकी रचना है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज ये मोंटेग्यू की रचना है। तो ये मोंटेग्यू की रचना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपके वर्साई में हुआ था। इसका उत्तर क्या करेंगे? स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये वर्साई में हुआ था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है? तो ये रूसो की किताब है, आपको पता ही चाहिए। बालिस्तीन का जो पतन है वो कब हुआ था? तो बालिस्तीन का जो पतन हुआ था, बालिस्तीन का पतन ये जो है वो राजतंत्र का पतन है। किसका प्रतीक है ये? बालिस्तीन का पतन। ये बालिस्तीन का जो पतन है वो राजतंत्र का पतन है और ये 14 जुलाई 1989 को हुआ था। कब हुआ था ये? 14 जुलाई 1989 को ये हुआ था, 1989 को। और ये आपके बालिस्तीन का पतन ये राजतंत्र के पतन का निशान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा कब की? तो ये 1991 में की थी। फ्रांस में आतंक का राज्य के राजनीतिक दल ने स्थापित किया था। तो फ्रांस में आतंक का राज्य किसने? ये रोबेस्पेयर ने कहा था, स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज का जो किताब है इसको क्रांति का बाइबल कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध ये कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। और इसमें किसकी हार हुई थी? तो इसमें नेपोलियन हार गया था, नेपोलियन। तो याद क्या रखेंगे इसमें? नेपोलियन ये वाटरलू के युद्ध में हार गया था। ये 1815 में ये होता है। और नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो ये 1804 में घोषित किया था। और 1804 में नेपोलियन ने खुद को जो फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो आइए इसको भी मिलान कर लेते हैं। ये है कि रूसो, तो रूसो के द्वारा जो लिखी गई किताब है, रूसो कौन था? तो रूसो एक फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। और वाल्टेयर क्या था? तो वाल्टेयर ये फ्रांस का था, वाल्टेयर फ्रांस का था। टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो किसके द्वारा ली गई थी? तो ये फ्रांस की क्रांति की संबंधित है। और टाइद क्या है? तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। टाइद याद रखिए, टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। फिर आपके टाइल के पूछे, तो टाइल क्या है? तो टाइल जो है वो आपका एक, तो टाइल जो था ये आपके जो प्रत्यक्ष कर था। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, रूसो ने कौन सी किताब लिखी थी? तो रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी। यह आपके इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति वो अरबी भाषा में हुई थी। मैंने आपको ऊपर बताई था ये मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई है। नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ?
तो नाजीवाद का जो उदय वो आपके हिटलर से संबंधित है, ये आपके कहाँ से संबंधित है? जर्मनी में हुआ था। तो इसका उत्तर अपन क्या करें? जर्मनी करेंगे। पहला विश्व युद्ध आपके 1944 14 से 1918 तक हुआ था। और अमेरिका इससे पहले युद्ध में कब शामिल हुआ? तो पहले विश्व युद्ध में 1917 में ये शामिल हुआ था। फिर आपके प्रश्न ये पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो जून 1919 में जो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। जर्मनी की हार के बाद कहाँ पर जो लोकतांत्रिक संविधान की पारित किया गया? तो वाइमर लोकतांत्रिक संविधान को जो पारित किया गया था। हिटलर का जन्म 1889 में और 1919 में इसने अपनी जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली थी। फिर आपको हिटलर का पूरा नाम पूछे तो क्या बताना है? हिटलर का पूरा नाम है आपके एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का जो चांसलर बना था 1933 में बनता है। दूसरा विश्व युद्ध ये आपके 1939 से 1945 तक चलता है और इसमें आपके 6 वर्षों तक चलता है। फिर आपके एक रिक्त स्थान का प्रश्न था कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है आपके अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव किस महाद्वीप पर पड़ा? तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ा था। फिर आपके जर्मन वर्क्स पार्टी का नया नाम क्या था? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट इसका जो नया नाम हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपको वाइमर भर देना है। अगला प्रश्न आपका है कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? तो आपसे प्रश्न आ जाए कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर बताइए। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ, आर्थिक क्रिया होती है और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रिया होती है जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। उदाहरण के लिए आय अर्जित करने के लिए आप चाय की दुकान खोलना आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अपितु समाज के कल्याण के लिए होता है। उदाहरण के लिए माँ द्वारा अपने पुत्र की देखभाल करना एक गैर आर्थिक क्रिया है। फिर आपके इस पाठ के प्रश्न देख लेते हैं। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानवीय पूंजी को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन में निवेश के मुख्य अंग कौन से हैं? तो मानव संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग शिक्षा है, प्रशिक्षण है और स्वास्थ्य है। तीनों ही जगह पे निवेश करके मानव संसाधन को बढ़ाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विलास और सकल किस गांव में रहते हैं? तो विलास और सकल जो है वो समोपुरा गांव में, सेमापुर गांव में रहते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके ये कि विकास और सकल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो विकास और सकल की जो कहानी, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की जो संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। और प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि देश के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि किसमें निवेश होता है? तो ये मानव जो पूंजी होती है उसमें निवेश होता है। लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना, तो सामाजिक कार्य करना समाज के लिए, तो ये आपके इसका जो उद्देश्य है वो धन कमाना नहीं होगा, तो ये गैर आर्थिक होगा। अगला प्रश्न है नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र के हैं? तो प्रमुख आपके 3 क्षेत्र के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र के हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिले, सभी बड़े सभी पढ़े, तो ये आपके सर्व शिक्षा अभियान है जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण आपका कदम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम, ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, ये भी सही बात है। तृतीय क्षेत्र में जो तृतीय क्षेत्र हैं वो कृषि और उद्योगों के संचालन में सहायता पहुँचाता है, ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र जो होता है उसको अपन सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि सकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, ये भी सही है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, तो ये भी सही बात है। कोई भी दुकान खोलता है तो अपनी दुकान का जो लाभ है वो क्या है, उद्देश्य क्या, वो अधिकतम लाभ कमाना होगा। फिर अगला प्रश्न आपकी सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। सबसे कम साक्षरता बिहार में है और सबसे ज़्यादा तो सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो वो आपके फिर केरल में है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे केरल में, सबसे कम जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या वो बिहार में है। गैर आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने खुद के लिए उपयोग के लिए उत्पादन करना। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? तो आर्थिक विकास का जो मतलब होता है वो ये है कि अपने आप उपयोगी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आर्थिक विकास जो होता है वो मानव पूंजी के द्वारा होता है।
भूमि और फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि उत्पादन के साधन प्रमुख कौन कौन से। तो उत्पादन के लिए एक तो श्रम होगा, एक पूंजी होगा, ठीक है, एक ये आपके भूमि, श्रम और पूंजी इसके प्रमुख साधन हो जाएंगे। टाइल क्या है, तो टाइल एक प्रकार का जो कर होता है उसको अपन टाइल के नाम से जानते हैं। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, आपका पहला क्वेश्चन है ये, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें आप भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धारा है, उच्चावच लक्षण है। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में जलवायु को प्रभावित करते हैं। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि भारत में किस भाग में दैनिक तापमान सबसे ज़्यादा रहता है और क्यों रहता है। दैनिक तापमान का मतलब रात का तापमान सबसे कम और दिन का तापमान सबसे ज़्यादा। ऐसा कहाँ पे होता है, तो एक आपने थार के मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में होता है। जो आप में से जो बच्चे रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हैं, यानी कि आपके बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इसके अलावा बीकानेर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, नागौर वगैरह, ये जो जहाँ पर रेत हैं, वहाँ जो मरुस्थल वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो रात में तो बहुत चूरू हो गया, चूरू में देखो सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश और सबसे गर्म स्थान भी चूरू में ही आता है। तो चूरू में जो स्थान है वहाँ पे आपके रेत ज़्यादा है, तो रेत के कारण वहाँ पे गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, रेत जल्दी गर्म हो जाती है, और सर्दी भी सबसे ज़्यादा भी पड़ती है, रेत शाम को जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ऐसा किस कारण होता है, तो थार के मरुस्थल में दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि रेत दोपहर में अत्यधिक गर्म हो, रात्रि में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव हेतु हमारे देश में कितने निर्वाचित क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 543। कितना है आपके 543 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो ये है आपकी लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आपकी इतनी हो जाएगी 543 है। अनुसूचित जाति के लिए 79 है, आरक्षित है, रिजर्व है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। चुनाव आयोग क्या है, तो याद रखिए चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र इकाई करती है, जिसको अपन चुनाव आयोग कहते हैं। फिर आपसे पूछे कि सांसद क्या है, तो सांसद लोकसभा चुनाव में देश के जो 543 निर्वाचक क्षेत्र में बांटा गया है, और हर क्षेत्र में चुने गए जो प्रतिनिधि होता है उसको अपन सांसद कहते हैं। विधायक कौन होता है, तो विधायक जो होता है वो प्रत्येक राज्य में उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाता है, और इन सीटों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उसको अपन विधायक कहते हैं। जैसे अभी अपने राजस्थान में कितने विधायक है, 200 विधायक है, 200 एमएलए। आपके एमएलए का नाम मुझे कमेंट करके बताना। देखिए आपका जो आपका एमएलए का नाम आप कमेंट करके बताना, मैं आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम आपको कमेंट में वापस रिप्लाई करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, अपने जो विधायक है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। मैं उसका जो आपका जो एरिया है कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मैं आपको वहाँ पर कमेंट करके बताऊँगा। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी। भारत में मतदान की योग्यता क्या है, तो मताधिकार की आयु। भारत में मतदान की योग्यता भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 18 वर्ष से अधिक का कोई नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है। ये 1989 से पहले इसकी जो आयु थी वो कितनी थी, 21 साल थी। 1989 में इसका जो आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी है। मत देने का अधिकार जाति, समुदाय, धर्म या लिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये सभी को प्राप्त हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं, स्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके है कि 18वीं सदी में फ्रांस का समाज किस प्रकार से संगठित था। तीसरे स्टेट को क्या विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर आपके ये प्रश्न संख्या है आपके 17वां कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम जो स्टेट था वो पादरी स्टेट था, दूसरा आपके कुलीन था, और तीसरा आपका जो जनसाधारण स्टेट था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्या। तो ये है इसमें वाइमर गणराज्य, इसमें क्या क्या समस्याएं थी आइए देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद पर त्याग के बाद वाइमर में राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और लोकतांत्रिक सभा संविधान भी पारित किया गया। लेकिन नया जो वाइमर गणराज्य जर्मनी में अधिकांश लोगों को रास नहीं आया। और वाइमर गणराज्य की जो प्रमुख समस्या वो निम्न प्रकार से थी। कौन कौन थी। एक तो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि कठोर और अपमानजनक संधि के लिए अधिकांश जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार समझते थे। रूसी क्रांति की सफलता से जर्मनी के कुछ लोगों ने साम्यवादी प्रभाव में तेजी से बढ़ा। युद्ध में अपराधी रूप में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसे चुकाने में वाइमर गणराज्य असमर्थ था।
और जर्मनी द्वारा हर्जाना चुकाने के से इनकार करने पर फ्रांस ने जर्मनी को औद्योगिक क्षेत्र जो था रूर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1929 में विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी में महंगाई बढ़ी थी वो उसको नियंत्रित करने में वायुमंडल जो गणराज्य था वो असफल रहा था। फिर आपके अगला प्रश्न ये, बांगर और खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बांगर और खादर में अंतर है। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। याद कर लें, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। याद कैसे रखोगे, बापू और खान दो शब्द याद कर लेना। बात से आपके बांगर, पू से पुरानी मिट्टी, खास से आपके खादर, न से नई मिट्टी, ये आपको याद कर लेना। जो बांगर है वो आपकी नदी बेसिन से दूर पाई जाती है, जबकि खादर जो है वो नई बेसिन के पास पाई जाती है, नदी बेसिन के पास में होती हैं। बांगर जो होती है वो कम उपजाऊ होती हैं और ये जो खादर होती है वो बहुत उर्वरक शक्ति होती हैं। बांगर जो है वो खेती के लिए आदर्श नहीं होती हैं और खादर जो होती है वो खेती के लिए आदर्श होती हैं। फिर आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर भी देख लेना है। आइए इसको भी देख लेते हैं। पूर्वी घाट में क्या है, तो पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करती हैं। इस घाट का ढलान पर वर्षा कम होती है, जबकि पश्चिमी घाट की जो ढलान है उस पर वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर हैं, जबकि पश्चिमी जो घाट है वो किसके, मालाबार तट के समांतर हैं। फिर आपके इसमें कि पूर्वी घाट सतत नहीं अनियमित है, जबकि ये जो आपका पश्चिमी घाट है वो आपके सतत है, केवल दरारों द्वारा इसको पार किया जा सकता है। ये पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी के समांतर हैं और वो आपके अरब सागर के समांतर हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके महेंद्रगिरी हैं और जवादी हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी और आपके जवादी हैं, जबकि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और डोडा बेटा हैं। कौन सी हैं, अनाईमुड़ी और डोडा बेटा, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि भारतीय चुनाव में लोकतांत्रिक बनाने के 3 कारक लिखिए। तो ये अपने भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, समझा कर लिखिए। तो चुनाव में गड़बड़ियाँ, धांधली, चुनाव के दौरान अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ देखी जाती हैं, जैसे फर्जी वोट डालना, मतदान केंद्र पर गुंडागर्दी करना, मतदाता को डराना धमकाना, लालच देकर उसका मत खरीद लेना, मतगणना में गलती करना, वोटिंग मशीन की तकनीकी और खराबी करना इत्यादि। यद्यपि चुनाव के दौरान गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जो चुनाव है वो स्वस्थ या स्वच्छ तरीके से संपन्न होते हैं और भारत में निर्वाचन आयोग के संविधान में जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है उससे निर्वाचन में काफ़ी हद तक स्वच्छ है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रकों की कौन सी गतिविधियाँ वो आपको नाम लिखना। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, पशुपालन आता है, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण जैसे उद्योग सब भी शामिल है, उद्योग जितने भी है निर्माण वाले वो सभी आपके इसमें द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये सेवा का कार्य करते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन सुविधा है, व्यापार है, परिवहन है, बैंकिंग है और बीमा है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, लोकतंत्र का अर्थ लिखिए और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या लोकतंत्र के गुण और दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का अवसर, समान अवसर उनको मिल सके। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है, इसको अपन लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता ये है कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को भाषण देने और विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है, प्रेस की बिल्कुल आज़ादी होती है। तो ये आप इसमें लिखेंगे इसके प्रमुख विशेषताएँ। फिर लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो लोकतंत्र की विशेषता लिखेंगे ये कि निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। प्रत्येक वयस्क चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग का हो, उसे एक वोट, इसका मूल्य जो अधिकारी होता है, समान वोट अधिकार मूल्य होता है वोटों का। चुने हुए शासन संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। कानून का शासन संचालित होता है, नागरिकों को अधिकार प्राप्त होता है, उसके माध्यम से संरक्षित किया जाता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो विवादों का निपटारा करती है। ये सभी लोकतंत्र में संभव है।
फिर आपके जिम्बाब्वे कहाँ पे, तो जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जहाँ जाम्बिया से जाम्बोजी नदी के द्वारा इसको अलग किया जाता है। और ज़्यादा इसकी विशेषता लिखना चाहो तो ये वाली एक विशेषता है, ये आप सभी जहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छी प्रकार से लिख लेना। ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न आपकी निर्धनता उन्मूलन में भारत की जो सरकारी रणनीतियों का वर्णन करना है या फिर भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण लिखना है। तो निर्धनता के प्रमुख कारण कौन से? उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, ये सभी आपके क्या हैं? निर्धनता के कारण हैं। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार निर्धनता रेखा प्रतिदिन $1 से भी कम अगर व्यक्ति जो कम जीवन निर्वाह करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? निर्धन राज्य या निर्धन व्यक्ति कहते हैं। अंतर्जातीय असमानता, ये आपके बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। बिहार और उड़ीसा ये सबसे ज़्यादा निर्धन स्टेट है, जबकि सबसे ज़्यादा जो उच्च वृद्धि कृषि दर कहाँ पे? ये पंजाब और हरियाणा में कृषि की जो वृद्धि दर वो सबसे ज़्यादा है। केरल में मानव संसाधन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज में सर्वाधिक वितरण किया गया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार का उपयोग करके जो निर्धनता उसको कम किया गया। आपसे पूछे कि इनमें कौन सा निर्धनता का कारण है, तो भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी सभी इसमें निर्धनता के कारण, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे। निर्धनता कितने दिन प्रति व्यक्ति को निर्धारित की गई, तो आपकी $1 इसमें निर्धारित की गई। फिर आपके अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है वो कब शुरू की गई थी? ये 1993 में शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे निर्धन स्टेट कौन सा है, निर्धन राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना राजस्थान, ये कितने कार्यक्रम में कितने जिलों में लागू किया गया? तो 150 जिलों में लागू किया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है, केरल ने मानव संसाधन पर सबसे अधिक ध्यान दिया, तो इसमें आपको मानव भरना है। केरल ने मानव संसाधन पर अधिक ध्यान दिया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2000 में प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो अलीराजपुरा है। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ये 150 जिलों में लागू की गई थी। और परिवार भी निर्धनता की माप है, तो असुरक्षित समूह जो होता है वो निर्धनता की माप होती हैं। सबसे कम निर्धनता किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में निर्धनता सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें आप बिहार, उड़ीसा और असम का नाम लिखेंगे। आपको 3 देशों के नाम बताने जहाँ पे निर्धनता सबसे ज़्यादा है, तो आपकी नाइजीरिया, भारत और बांग्लादेश, यहाँ पे निर्धनता सबसे ज़्यादा है। निर्धनता के कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि है, भूमि अन्य संसाधनों का असमान वितरण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, ये सभी कारण हैं। और निर्धनता के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही 3 योजनाओं के नाम आपके बताने, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और रोजगार ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995, स्वर्ण ग्राम रोजगार योजना 1999 और काम के बदले अनाज 2004 और अंत्योदय योजना, ये सभी है जो भारत की सरकार के द्वारा चलाई जा रही निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है। NSSO क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय प्रतिबद्ध सर्वेक्षण कार्यालय है जो कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली के फरीदाबाद में है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। निर्धनता को दूर करने के उपाय, तो एक तो शिक्षा प्रणाली उपयुक्त बनाना पड़ेगा, शिक्षा को रोजगार सुविधाओं से जोड़ना जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देकर औद्योगिकीकरण और कृषि कार्यों पर योजनागत तरीके से काम करके निर्धनता को कम किया जा सकता है। फिर जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देना चाहिए। फिर आपके कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई पर अधिक से अधिक साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। पिछड़ी और अविकसित क्षेत्र, इनका जो विकास सामाजिक विकास के द्वारा किया जाना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। फिर आपके भारत का मैप आएगा। भारत के मैप में आपको भरना है छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जयपुर, झारखंड, पूर्वी घाट और लक्षद्वीप। ये सारी चीज़ें आपको भारत के मैप में भरनी है। मैंने एक पूरा लगभग ये जो 30 मिनट का वीडियो बना रखा है उसको आप देख लेना। मेरे पूरा मैप भरना सिखा रखा है, आपको किस प्रकार से अपना मैप भरना है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पे देख लेना लास्ट में। और नहीं तो आप सर्च करना भारत का मैप कैसे भरे, श्री राम क्लासेस, आपको ऊपर सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। या फिर मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, उसको वहाँ पर क्लिक करके सारा वीडियो देख लेना। तो इंडिया का मैप कैसे भरना है आइए आपको वहाँ पर बता देते हैं। तो ये भारत का मैप है, इसमें आपको सारी चीज़ें भरनी चाहिए। राजस्थान है, अपना राजस्थान अपन यहाँ पर लेंगे, तो ये वाला राजस्थान है। फिर इसमें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा आपके यहाँ पे आएगा, ये त्रिपुरा,
ठीक है। त्रिपुरा के अलावा गुजरात यहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऊपर बढ़ेंगे। इधर ये पाकिस्तान है, कुत्ते जैसे आकृति वाला है ना। पाकिस्तान की आकृति कैसे मिलती है? कुत्ते जैसी मिलती है। देखो ये अपने भारत से अलग हुआ था और इसकी आकृति कुत्ते जैसी है। फिर ये अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश है अपना, नेपाल पड़ोसी देश है, ये भूटान पड़ोसी देश है, चीन तिब्बत ये पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा म्यांमार अपना पड़ोसी देश है। और फिर इसमें आपको लास्ट में नीचे देखना, ये मालदीव भी पड़ोसी देश हैं और ये श्रीलंका भी पड़ोसी देश हैं। मालदीव और ये श्रीलंका इसको द्वीपीय देश कहते हैं। और ये भारत की तट रेखा, ये समुद्र के साथ जो लगती है इसको तट रेखा कहा जाता है। इसमें आपके कौन कौन है? अरब सागर है इधर, और इधर अपना ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और नीचे ये जो समुद्र है इसको अपन हिंद महासागर कहा जाता है। और ये आपके पूर्वी घाट होता है और ये वाला पश्चिमी घाट है। इधर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। और ये गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लगती है। और फिर इसमें आपके ऊपर ही ऊपर ये जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों नए अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके बताना कि इस प्रकार का मैं वीडियो और अपलोड करूं या नहीं करूं, कमेंट करके आपको बताना है। इस प्रकार की अगर आपके वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो आपके लिए इसी प्रकार का और उपलब्ध करा देंगे ताकि आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। PDF इसकी कहाँ मिलेगी? तो अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेस्ट भी दे देना। टेस्ट का लिंक आपको व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो अपना नाम और अपने गाँव का नाम जरूर कमेंट करके बताना, आपका गाँव कौन सा है और आपका नाम कौन सा है। ठीक है, तो गाँव और नाम दोनों को कमेंट करना है ताकि मेरे को पता लग सके कि आप ये वीडियो किस स्थान से देख रहे हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एंड्रॉइड ऐप और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और इस प्रकार का आपका वीडियो आने वाला है तो आप उसके साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।